नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है नए सेशन में। आज हम लोग जीके एंड जीएस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आर्ट सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। उत्पादन की दृष्टि से हमसे पूछा जा रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पहला जो खाद्यान्न है हम लोगों का प्रमुख खाद्यान्न वो चावल है। सबसे ज्यादा चावल, ठीक है, और ये उपजाई जाती है सबसे फर्स्ट नंबर पे बंगाल में, फिर यूपी, सेकेंड नंबर यूपी उत्तर प्रदेश, और थर्ड पंजाब। ठीक है, और विश्व में चावल उत्पादन में चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे अपना भारत आता है। चाइना फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, चाइना, सेकेंड पे अपना भारत। किंतु इसमें याद रखिएगा सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है चावल का। ठीक है, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा जो होता है वो गेहूं है। खाद्यान्न के रूप में सेकेंड नंबर पे हम लोग गेहूं का यूज करते हैं। गेहूं का, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि गेहूं, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां उपजाई जा रही है, तो गेहूं सबसे ज्यादा पहला नंबर पर यूपी है, सेकेंड पर एमपी है। पहले पंजाब हुआ करता था, अब एमपी है, मध्य प्रदेश, और थर्ड पे चला गया है पंजाब। ठीक है, और गेहूं सबसे ज्यादा विश्व में चाइना में उपजाई जाती है, और चौथे नंबर पर अपना भारत देश है, इंडिया। इंडिया चौथे नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे। मक्का के बारे में याद रखिएगा, ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा उपजाई जाती है, कर्नाटक में। ठीक है, और बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब में उपजाई जाती है। ठीक है, तो पहला जो आंसर हमारा हो जाएगा, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है, तो वो चावल है। फर्स्ट में चावल और सेकंड में गेहूं। ठीक है, गेहूं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे के लिए होती है। दिन या रात 24 घंटे के लिए होती है, मतलब अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है शीतोष्ण कटिबंध में। आर्कटिक जो है उसका उत्तरी ध्रुव के क्षितिज पे जब होता है तो ये शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में हर वर्ष एक बार 24 घंटा के लिए दिन या रात होता है। तो हमारा आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंध। दोपहर में भी और रात में भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। देखिए यहां पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा होगा झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। किंतु अगर यहीं पर डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन, तो वो ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा 44% के साथ सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है राजस्थान। ठीक है, इसमें अगर ऑप्शन में है तो ये झारखंड होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसराय गवर्नरशिप के प्रभुत्व में पारित किया गया था? वाइसराय के बारे में हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमारा है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या है? 1876 टू 80, 1876 से 80। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है? 1899 से 1905। ठीक है, 1905। उसके बाद लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। अब देखिए इसमें वाइसराय तो ये होंगे ही नहीं, ये गवर्नर जनरल हो जाएंगे। मगर हमारा जो क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, आंसर तो हमारा लॉर्ड कर्जन आ गया क्योंकि इन्हीं का कार्यकाल में हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। बट उससे पहले जान लेते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में थोड़ा। लॉर्ड लिटन 1876 से 80। अब देखिए इनके कार्यकाल में ही ना, फर्स्ट देखिए ये इनके कार्यकाल में ही दिल्ली दरबार पहली बार हुआ था। दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार। ठीक है, और इसी में 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद उपाधि दिया गया था। विक्टोरिया को केसरे हिंद। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि केसरे हिंद उपाधि कब दिया गया था, तो 1877 में। ठीक है, और किसके टाइम में? लॉर्ड लिटन के टाइम में। लॉर्ड लिटन के टाइम में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट 1878 में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते ही हैं, यहां के समाचार पत्रों पे पाबंदी लगाया गया था। ठीक है, 1878 में। चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में जान लीजिए। इन्हीं के टाइम में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था। समाप्त। अगर कभी क्वेश्चन पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारत में प्रेस के मुक्तिदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन। और इनको एक और नाम दिया गया है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में 1881 से नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई। और इन्हीं के समय में 1882 में हंटर आयोग आया था। हंटर आयोग जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए यह आयोग आया था। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन के बारे में आप जानिए। लॉर्ड कर्जन सबसे ज्यादा अलोकप्रिय अगर कोई वाइसराय है तो वो लॉर्ड कर्जन है, इसे ही बोला गया है। और गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब बताया है। ठीक है, गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब बताया है। और इन्हीं के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में हुआ है। टॉमस रेले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अधिनियम स्टार्ट हुआ था। विश्वविद्यालय 1902 में। ठीक है, और यह पारित हुआ था 1904 में। ठीक है, गुप्तचर जो व्यवस्था है वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही स्टार्ट हुआ था। गुप्तचर
गुप्तचर व्यवस्था। तो अगर क्वेश्चन हमारे पास कभी भी आए तो ये सब है। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन सबसे अलोकप्रिय थे, ठीक है। लोकप्रिय तो ये थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। इनको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? ठीक है, बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। देखिए ऑप्शन पहला देखिए, राजकीय वृक्ष पीपल, बोधि वृक्ष से आता है, ठीक है। सेकंड क्या है, राजकीय पुष्प गेंदा। देखिए यहीं पे हमारा आंसर मिल गया, गेंदा नहीं है, कचनार है, ठीक है। गोरैया है ही पक्षी और नदी तो गंगा है ही, तो कचनार हमारा आंसर हो जाएगा और इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, कचनार, ठीक है। गेंदा के जगह पे कचनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में बात हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर अभी हाल फिलहाल में गुजरात में यह स्थापित किया जाएगा, गुजरात, ठीक है। किसके किसके सहयोग से? तो वेदांता ग्रुप और ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, ताइवान की फॉक्सकॉन, ठीक है। ये 1.54 लाख करोड़ का है, ठीक है, योजना। तो आंसर कभी भी पूछे तो गुजरात में किसके किसके? तो वेदांता ग्रुप और ताइवान की फॉक्सकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, महासागरों में ज्वार भाटा का उत्पत्ति के कारण है, ठीक है। क्या है, सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। आंसर ये हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण अभिक्रिया के कारण, ठीक है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, ज्वार भाटा होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। ज्वार भाटा पता है ना, समुद्र में आती है, पानी ऊपर जाता है नीचे आता है, वो सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, ठीक है। गूलर, अरे चलिए ये देखिए क्या है, अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना ये हमारा रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से। राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया था, राजनाथ सिंह जो अभी रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसके लिए 750 करोड़ रुपए का योजना बनाया गया। 750 करोड़ रुपया। अगर क्वेश्चन पूछे कभी अदिति योजना में कितने करोड़, तो 750 करोड़, ठीक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने इसका शुभारंभ किया था स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या है? लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है वाहक, तो सी आंसर हो जाएगा वाहक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें प्रथम पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने। ये कहां के हैं? तो हरियाणा के
सेकेंड स्थान पर आए हैं ये है तमिलनाडु के, ठीक है। और कनिष्का शर्मा जो हैं वो राजस्थान की हैं, ये थर्ड नंबर पे आई हैं, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर यतिन भास्कर दुग्गल, मतलब आंसर हमारे पास बी है, यतिन भास्कर दुग्गल जो हरियाणा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां है? IOC, यही होगा ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पे है? तो वो बी है, स्विट्जरलैंड में है। और अभी अध्यक्ष इनका जो है वो थॉमस बाच है, ठीक है। चलिए, तो आंसर अगर अध्यक्ष के बारे में पूछे तो थॉमस बाच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब इस में देखना हमें यह है कि कौन सा सही नहीं है। तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुंबई, तो यही दक्षिण जो है ये कहां पे है? गांधीनगर में, गांधीनगर में, गुजरात। तो हमारा आंसर तो पहला ही मिल गया ए, ठीक है। पूर्वी वायु कमान शिलोंग, ये सही है। मध्य वायु कमान इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया है, वो हो गया है प्रयागराज, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रयागराज नाम हो गया है। पश्चिम वायु कमान दिल्ली, ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर हमारा ए, और कहां पे होगा? गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ पर्णपाती, तो हमारा आंसर ए होगा, सबसे ज्यादा यही वन विद्यमान है, ठीक है। चलिए, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड, लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है। हमसे पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पहले तो देखिए संसद कितने सदन है? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में 543 लोगों को जनता चुन के भेजती है और राष्ट्रपति उसमें 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 238 चुन के जाते हैं प्लस 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद आपको 14 आंसर होगा, 14 बी आंसर। कभी भी 545 हो जाएगा और 250 हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। 14 लोगों को ये लोग मनोनीत करते हैं। देखिए 12 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, मतलब दोनों को जोड़ के हमसे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज्य के घोषणा, तो पूर्ण स्वराज का घोषणा कब हुआ था? 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था, ठीक है। और यहीं पर इसी सेशन में ना
जवाहरलाल नेहरू ने हर भारतीय को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आग्रह किया था। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आग्रह किया, मतलब 1929 के सेशन में, ठीक है, 1929 के सेशन में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने आग्रह किया कि 26 जनवरी 1930 को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाइए। और इसमें याद रखिएगा 26 जनवरी में 17 वर्षों तक ये चलते रहा जब तक हमें आजादी नहीं मिली। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, उसके बाद इस डेट को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, ठीक है, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? अब ताशकंद से भारत के लोगों का पुराना नाता है, ठीक है। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये तो पता है, मगर पुराना नाता इस तरह से है क्योंकि यहां पे एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, 10 जनवरी 1966, ऐसे याद रखिए, ठीक है। क्योंकि 1965 जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यह समझौता किस किस के बीच में हुआ था? तो इंडिया के तरफ से पीएम थे, इंडिया पीएम लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के पीएम थे, पराजित होने के बाद समझौता हुआ था, पाक पीएम था अयूब खान, ठीक है। ये याद रखना है कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, और उसके नेक्स्ट डे ही 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के रहस्यमयी तरह से मौत हो जाती है, तो मृत्यु हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री का, एलबीएस का, ठीक है, 11 जनवरी। तो अब इससे याद रहेगा कि ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है, और ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966, ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे के दिन, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? इनको मिलने के लिए विलियम टेलर ने आमंत्रित किया था, ठीक है। और वो क्यों आमंत्रित किया था? कि अगर ये पटना मिलने के लिए आएंगे तो इनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किंतु कुंवर सिंह नहीं आए, बीमारी का बहाना देकर ये पटना इनसे मिलने नहीं आए थे। तो आंसर हमारा होगा विलियम टेलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो पश्चिम में कांडला है, ये गुजरात में पड़ती है, गुजरात, जिसका अब नाम हो गया है, कांडला का नाम चेंज होके दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी भी पूछे तो अब याद रखना है दीनदयाल बंदरगाह, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? कबड्डी के टीम में कितने खिलाड़ी आवश्यक है मैच शुरू करने के लिए? तो 7 खिलाड़ी। ठीक है, 7 खिलाड़ी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो ये होता है, हमारा आंसर होगा सी, 15 पॉइंट्स का। ठीक है, 15 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। स्वराज आंदोलन, स्वराज आंदोलन, स्वराज पार्टी नाम याद रखिएगा, स्वराज पार्टी। किन्होंने स्टार्ट किया था? फाउंडर कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास, CR दास। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये कब स्टार्ट हुआ है? 1923 में, और CR दास 1922 में गया अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा देके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। स्वराज पार्टी में पहले अध्यक्ष यही थे, प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास, और ये महासचिव थे, महासचिव। और एक चीज याद रखिएगा, स्वराज आंदोलन का जरूरत क्यों पड़ा था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बंद हुआ था। ठीक है, 1922 में। ठीक है, 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ, और गांधी जी के गिरफ्तारी के कारण, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उसके कारण जनता में बहुत ज्यादा हताशा हो गई थी। उसी के लिए स्वराज आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ही CR दास को बोस के पॉलिटिकल गुरु, बोस के, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु कहा जाता है। जैसे गोखले को महात्मा गांधी का कहा जाता है, ठीक है, वैसे ही CR दास को बोस के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और इनका मृत्यु 1925 में हो गया था, और यह आंदोलन 1930 आते आते खत्म हो गया था। पंद्रह याद रखिएगा, 15। ठीक है, 18 नहीं, 15 याद रखिएगा। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? पालघाट निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु। आंसर हमारा ये होगा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट, केरल तमिलनाडु। ठीक है, केरल में पलक्कड़ एक जगह है, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर। ठीक है, और ये नीलगिरी, नीलगिरी प्लस अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई। अन्नामलाई से याद रहेगा ही, वहां पे एक तेज तर्रार IPS थे पहले, अब नेता हो गए हैं। अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा केरल और तमिलनाडु है। केरल में पलक्कड़ और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन डैश नदी के किनारे पर पराजित किया था। कौन से नदी पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन
ठीक है। और हर्षवर्धन, ये इनका टाइमलाइन है। पुलकेशिन कौन थे? चालुक्य वंश। हर्षवर्धन पुष्य विभूति वंश, ये कन्नौज पे शासन करते थे, पुष्य विभूति वंश के। और ये साउथ में जाके इसको हराना चाह रहे थे, और ये युद्ध हुआ था नर्मदा के किनारे, इसीलिए इसे नर्मदा युद्ध भी कहा जाता है। नर्मदा का युद्ध, नर्मदा का युद्ध कहा जाता है। 618 ईस्वी में ये हुआ था। 618 ईस्वी में नर्मदा का युद्ध हुआ था। पुलकेशिन II और हर्षवर्धन के बीच में पराजित हुआ था हर्षवर्धन। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इसके बारे में, नर्मदा के युद्ध के बारे में हमें पता चलता है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख या एहोल प्रशस्ति से हमें पता चलता है। और हर्षवर्धन के बारे में याद रखिएगा, एक हर्षचरित इनके नाम, इनका आत्मकथा या कुछ भी समझ लीजिए, हर्षचरित, जो बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखा है। और इन्हीं के टाइम में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। हुएनसांग भारत आया। तो हमारा यहां से 2-3 क्वेश्चन बना है कि हुएनसांग किसके समय में आया है? तो हर्षवर्धन के समय में। हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। नर्मदा का युद्ध किस अभिलेख या प्रशस्ति से पता चलता है? तो रवि कीर्ति के एहोल प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन II किस वंश से था? तो चालुक्य वंश से। ठीक है। और पराजित कौन हुआ था नर्मदा नदी के युद्ध में? तो हर्षवर्धन पराजित हुआ था। और कब हुआ था यह युद्ध? 618 ईस्वी में। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, नर्मदा। 3-4 क्वेश्चन इससे हमारा बना है। ठीक है। हर्षचरित किसने लिखा? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरा पाषाण का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो क्या है? वो है अग्नि का खोज। सी, आग का आविष्कार। पत्थर टकराने से आग निकला था, आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है। तो सी, पूरा पाषाण युग का सबसे। नेक्स्ट देखिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी, काली मिट्टी में सबसे बढ़िया क्या होता है? कपास। दोमट मिट्टी में धान होती है। सख्त मिट्टी में तंबाकू। ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, दोमट मिट्टी। आंसर हमारा बी। धान सबसे अच्छा उत्तम क्वालिटी का जो मिट्टी है धान के लिए वो है दोमट मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। ड्राई फार्मिंग कहां पे? तो ड्राई फार्मिंग कन्नड़ मैदानों में होता है। ठीक है, कर्नाटका की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार हमसे पूछ रहा है भारत में मसालों के लिए। क्या होगा? गर्म तथा आर्द्र। भी किधर होता है? केरल के तरफ सबसे ज्यादा मसाला होता है ना, तो उधर गर्मी ज्यादा पड़ती है, आर्द्रता भी रहती है, तो गर्म तथा आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे रेयॉन। रेयॉन ये चमकदार होता है। ठीक है। और नायलॉन कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। 1930 में इसको 1930 में इसका उपयोग शुरू हुआ था।
रेयॉन, चमकदार है, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है। जाम्बिया का जो राष्ट्रपति है उसका नाम बताना है हमें। तो इसमें देखिए ये 2019 में किए थे, 2019 में किए थे, 20 अगस्त से 22 अगस्त तक, ठीक है, 20 से 22 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति कोविंद के निमंत्रण पर ये भारत आए थे, निमंत्रण, ठीक है, तो ये आए थे। और अभी 2021 से ये राष्ट्रपति हैं हकींदे हिचिलीमा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में ये राष्ट्रपति हैं, मगर भारत ये आए थे एडगर चगवा लुंगू, सी आंसर। किसके निमंत्रण पर? तो राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे कोविंद, रामनाथ कोविंद, उनके बुलावे पे आए थे 20 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? राज्यपाल के बारे में हमसे पूछ रहा है कि संवैधानिक स्थिति क्या है उनका। तो देखिए राज्य के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, राज्य का मुखिया, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। ये आंसर होगा केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, क्योंकि राज्यपाल को केंद्र ही भेजता है राज्य में, ठीक है, अपना प्रतिनिधि बना के। डी, एक तरह से ये केंद्र को अपना क्या देते हैं, जानकारी देते हैं कि राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देखिए उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? उर्वशी, ठीक है, उर्वशी किसका रचना है? तो वो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1961 में ये लिखे थे उर्वशी, और इसी के लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए, ठीक है, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? नाच के, नृत्य के बारे में हमसे पूछ रहा है। उड़ीसा, उड़ीसा में ओडिसी, ओडिसी, आंध्र में कुचिपुड़ी, ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और कर्नाटक में यक्षगान। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु, ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व, मतलब जैन जो परंपरा है जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में, जैन धर्म संस्थापक तो पता ही है, फाउंडर कौन है? इसी में है ऋषभदेव, ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है, आदिनाथ, ठीक है, संस्थापक। और इनके कितने हुए हैं तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर, जिसमें हमसे ये लास्ट वाला कौन है? तो वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, उससे एक पहले पूछ रहा है हमसे,
तो 23वें जो है तीर्थंकर, उनका क्या नाम है? उनका नाम है पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बारे में एक चीज याद रखिएगा, पार्श्वनाथ के बारे में एक चीज हमें याद रखना है कि ये 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना और सत्य बोलना और हिंसा नहीं करना। इसी में इस चारों में एक ऐड कर दिए थे ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य, और वर्धमान महावीर का ये 5 महाव्रत हो गया था। और पार्श्वनाथ कहां जन्म हुआ था? तो वाराणसी में, जिसे बनारस भी बोला जाता है, वाराणसी। मृत्यु अंतिम समय में कहां पे थे? मृत्यु हुआ था तो वो समेध शिखर, झारखंड। ठीक है, ये एक तरह से इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका प्रतीक सांप था। ठीक है, और एक चीज याद रखें, अश्वसेन इनके पिता का नाम था और वामा देवी इनकी माता का नाम था, वामा देवी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, और अस्तेय और अपरिग्रह, चोरी नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। ठीक है, चलिए 4 है हमारा आंसर, ये पार्श्वनाथ, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? अशोक ने श्रीनगर शहर 250 ईसा पूर्व, ठीक है, और ये कल्हन की राजतरंगिणी, कल्हन की राजतरंगिणी से हमें पता चलता है। ठीक है, राजतरंगिणी से हमें पता चलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कल्हन की राजतरंगिणी से हमें पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? महाभारत के जो फारसी जो संस्करण हुए हैं, संस्कृत से फारसी भाषा में जो अनुवाद किया है, उसको हम लोगों को पता लगाना क्या कहते हैं। तो वो हुआ है, ठीक है, बी, रज्म नामा। ठीक है, रज्म का मतलब होता है युद्ध और नामा का मतलब होता है कहानी। ठीक है, रज्म नामा युद्ध और कहानी, रज्म का मतलब। अब इसमें एक चीज देखिएगा, ये कौन से लिखे हैं तो याद रखिएगा, एक तो फैजी होंगे और एक बदायूनी, और फैजी नवरत्न में आते हैं, नवरत्न में। अकबर का नवरत्न था ना, उसमें फैजी का भी नाम है और अबू फजल इनके भाई थे। ठीक है, तो युद्ध और कहानी, रज्मनामा, आंसर हो जाएगा बी, बदायूनी और फैजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है? तो लेप्चा जो है वो कहां निवास करती है? तो लेप्चा कहां करती है? सिक्किम में। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें और भी होता है, कभी पूछे तो, पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, ठीक है, और बंगाल के एक शहर है, बंगाल का एक शहर है दार्जिलिंग।
यहां पे भी निवास करता है, लेप्चा। ठीक है, तो आंसर हमारा सी, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल जिसका निर्माण हाल ही में पूर्ण किया गया उसका नाम क्या है? छपरा आरा छपरा जोड़ने वाला, आरा छपरा जोड़ने वाला है वीर कुंवर सिंह पुल। ठीक है, 1920 मीटर। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह से याद रखिएगा आरा छपरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में हैं? प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन और विक्रमशिला। सबसे प्राचीन कौन सा है? तक्षशिला, जहां पे चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, तो तक्षशिला ये पहले भारत में ही था ना, अब ना पाकिस्तान में चला गया है। 1947 के बाद पाकिस्तान, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था? जनरल करियप्पा, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। हाँ, पाकिस्तान में है, मगर उससे पहले प्राचीनतम लिखा हुआ है ना, एंशियंट के बारे में हमसे पूछ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एंशियंट, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय। तो हमें उस टाइम का देखना है, 1947 के बाद ना ये चेंज हुआ है। ठीक है, INA के बारे में पता चल गया, कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट हो, अन्ना मलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है? ए, अन्ना मलाई। अन्ना मलाई में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अन्ना मलाई, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? सेमांग, ये अंडमान के तरफ निवास करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? खिलजी के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, खिलजी के बारे में हमसे पूछ रहा है। अलाउद्दीन के बारे में जानते ही होंगे, एक फिल्म आया था पद्मावत। ठीक है, जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण थे। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन अगर कभी पूछे पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और अलाउद्दीन के समय में याद रखिएगा राणा रतन सिंह थे। बी, राणा रतन सिंह। और यहां पे देखिए क्या है, मलिक कफूर, ये सेनापति था। इसे 1000 दिनारी भी बोला जाता है, 1000 दिनारी। 1000 दिनार में इसे खरीदा था। ठीक है, इसीलिए 1000 दिनारी भी बोला जाता है। आंसर राणा रतन सिंह। जौहर हुआ था, यहां पे जौहर हुआ था। ठीक है, चित्तौड़ का शासक पूछ रहा है। ठीक है, सीरी का किला ये बनवाया था, ये भी याद रखिएगा, सीरी का किला। ठीक है, 100 खंभों का किला भी बनवाया था, या 1000 लिखिए, 1000 या 100। ठीक है, सीरी का किला याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, राणा रतन सिंह, जौहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1947 में भारतीय INC के अध्यक्ष थे। तो INC के अध्यक्ष
1946 से 48 तक, मतलब 2 वर्ष तक जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद पिट्टाभी सीतारमैया बने थे। ठीक है, तो आंसर हमारा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन। रोजगार सृजन तो भारतीय नियोजन का उद्देश्य होगा। आत्मनिर्भरता भी है, औद्योगिक वृद्धि भी है, और जनसंख्या वृद्धि अभी तक उद्देश्य नहीं बना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्या है, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, 5 सदस्यीय अध्यक्षता समिति। आंसर होगा सी। जैसे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, वैसे ही विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, और राज्यसभा उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है? ये आंसर होगा बी, भागलपुर में किया गया है। और ये अश्विनी चौबे ने करा था। अश्विनी उस समय में राज्य मंत्री थे। ठीक है, इन्होंने ही उद्घाटन किया था। राज्य मंत्री थे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। ठीक है, उस टाइम में, निवर्तमान स्वास्थ्य राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लोहा, तांबा, कोबाल्ट, कोयला। आंसर होगा लोहा, फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया था? भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया था। अब देखिए, इनके नाम से ही आपको आंसर मिल जाएगा, जमशेद, मतलब आंसर होगा जमशेदपुर, जो पहले बिहार में था, बट झारखंड और बिहार का बंटवारा होने के बाद ये झारखंड में चला गया। पहले बिहार में था, उस समय में बिहार में ही था। तो आंसर हमारा बी। ठीक है, जीके का यहां पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग साइंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप है। जल का जो शुद्धतम रूप है वो क्या होता है? तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, समुद्र का जल, नल का जल और आसुत जल। आंसर हमारा ए होगा, वर्षा का जल। और वर्षा का जल कैसे होता है? समुद्र, झील, इस सब का या नदी का पानी ऊपर जाता है, फिर संघनन होके नीचे आ जाता है, तो ये शुद्ध है। और इसका पीएच वैल्यू अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा 5.6, पीएच वैल्यू 5.6। तो ए हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, H2S की ज्यामिति और द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो देखिए, ए कोणीय तथा शून्य, रेखीय तथा शून्य, ये दोनों एक ही ऑप्शन है। आंसर हमारा ए है।
ठीक है, कोणीय तथा अशून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए साइंस का। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। हाँ देखिएगा इसमें आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। वर्ग 1 के तत्व कौन कौन है ये समझ लीजिए पहले। हाइड्रोजन, लिथियम, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब है। और ये लोग, ये जो है ना, ये पानी या वायु के संपर्क में आने के बाद क्रियाशील हो जाती हैं और ये क्षारीय जो है ना, क्षारीय विलयन बनाते हैं पानी के साथ। इसीलिए इनको पानी या खुले हवा में नहीं रखा जाता है, इनको तेल में रखा जाता है, तेल में संग्रहित किया जाता है, तेल में संग्रहित किया जाता है। ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, तेल में संग्रहित किया जाता है। लिथियम हो या पोटेशियम हो, इस सबको तेल में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण 0, 45 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, और आंसर डी 90 डिग्री से बड़ा। मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्पर्श क्या है, गीला नहीं होगा पृष्ठ। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा जैसा ही होगा तो आंसर हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण के लिए आवश्यक क्या है, माध्यम आवश्यक है। इसे समझिए कि सूर्य के प्रकाश को हमारे पास या धरती पर आने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता है? नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, चालन में, संवहन में, विकिरण में। तो आंसर हमारा ए और बी, मतलब डी आंसर हमारा हो जाएगा। ए एवं बी दोनों, चालन एवं संवहन दोनों। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ऐसे समझ लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश को जरूरत पड़ता है नहीं आने के लिए धरती पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, कौन सा गहन गुण होता है? गहन गुण होता है आयतन, द्रव्यमान, भार और अपवर्तनांक। आंसर हमारा सी है, वो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, सी आंसर हमारा हो जाएगा, गहन गुण होता है। ठीक है, अब पीडीएफ मिल जाएगा, बोल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा गैसों के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? गैसों के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, अणुओं के मध्य संगठन, सभी अणुओं की चाल समान होती है। यहां पे नहीं पर याद रखिएगा, नहीं पे फोकस करिएगा। ठीक है, तक्षशिला वाला थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तक्षशिला में लिखा हुआ है प्राचीनतम, बाबू प्राचीनतम है ना, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय। तो प्राचीन में भारतीय विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था। ठीक है, बाद में नालंदा हुआ। भले अब हमारा जो 1947 में बंटवारा हुआ ना भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, मगर ये चीज याद रखिए उससे पहले तो दोनों एक ही था। समझ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान एक ही था ना पहले। तो प्राचीनतम पूछ रहा है तो एंशिएंट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ना। ठीक है, डी आंसर। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। प्राचीनतम जब लिखा होगा तो वो पीछे जाएगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पूछा जाता है तो वही होता है ना। हम लोग
कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे कि नालंदा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, नहीं, प्राचीनतम मतलब तक्षशिला, ठीक है, एकदम हो जाएगा, ठीक है। अरे तक्षशिला वाला फिर से बताए तो बाबू कि प्राचीनतम भारतीय है, तो प्राचीनतम भारतीय का मतलब हो जाता है कि सबसे पुराना, तो सबसे पुराना तक्षशिला है, चाणक्य वहीं से पढ़े थे ना, इससे याद रखना ना। यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि लोलक की लंबाई कम होती है, लोलक का द्रव्यमान कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, दोलन का आयाम कम होता है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डी होगा, दोलन का आयाम कम होता है, ठीक है, तो आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है, तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग संख्या, कोणीय तरंग संख्या, डी कोणीय तरंग संख्या। कंफ्यूज मत होना बाबू, कंफ्यूज हो गए तो नंबर कट जाएगा फिर ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, विस्थापन अक्ष के सही नहीं है, ये पे याद रखिएगा, मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। मान के चलिए मैं यहां से कहीं जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को कण समझ लीजिए, मैं कहीं जा रहा हूं और वापस आ रहा हूं तो विस्थापन शून्य नहीं होगा, सी आंसर। क्या लिखा होगा यहां पे, सही नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो विस्थापन सही नहीं होता है, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है, किस प्रकार का प्रकरण है, निर्वात, निर्वात समझ ही रहे हो, उसमें स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का, कोई भी चीज गिरने का कौन घटना है, एक समान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, असमान वेग, और क्या होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ दीर्घतम है, क्या है, नहीं नहीं एक मिनट रुकिए, पीछे आइएगा, क्या है? निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है, एक समान वेग होगा बाबू, एक समान त्वरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है, ठीक है, पराबैंगनी विकिरण, ये अवरक्त विकिरण, सी आंसर हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। क्या आंसर होगा, तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है, ऐसे याद रखिएगा इसको, ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, नग्न जो है वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, मगर इसके जो उष्मा है, गर्मी, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कपाल में 8 होती है और चेहरे में 14 होती है,
और ये दोनों मिलाकर 22 हो जाता है। कभी भी पूछे पूरा मानव खोपड़ी के बारे में तो 22 और कपाल 8 और चेहरे में 14, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा 8। ठीक है, क्या है? जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। देखिए क्या है, जल पेस्टिसाइड्स, जल कुंभी, जल में स्थिर तैरने वाले पौधों से जल मैग, ठीक है। देखिए ए आंसर होगा पेस्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक। कीटनाशक से प्रदूषण बढ़ता है, कीटनाशक से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। हाँ 22 है ना, 14 और 8, चेहरे में 14 और कपाल में 8, सुपर बग इसका आंसर होगा, सुपर बग आंसर बी हो जाएगा। यही सहायक होता है प्रदूषण से मुक्त करने में, मतलब समुद्र में जो टैंकर फट जाता है तेल लाते हुए, ठीक है, उसको यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 44, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम क्या कार्य करती है कोशिका में? ऊर्जा पैदा करना, भिन्न स्राव पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, इसका कार्य होता है, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। HTTP इंटरनेट यूज कर रहे हैं, 5G हो या 4G या 3G या 2G, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कोई भी वेबसाइट डालने से पहले आप देखिएगा ये HTTP रहता है। ठीक है, रहता है ना। इसका क्या तात्पर्य है? हाइट टेक्स्ट, हायर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट या सॉफ्टवेयर से संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा HTTP। ये इंटरनेट में अभी आप मोबाइल देखोगे, गूगल पे जाओ, सबसे ऊपर में टच करो, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आहार नाल सामान्यता बड़ा होता है, आहार नाल जो होता है सामान्यता बड़ा होता है किसका? मांसाहारियों, शाकाहारियों, सर्वाहारियों, कीटभक्षियों। मांसाहारियों का, मांसाहारियों, मांसाहारियों का होता है आहार नाल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बीजों को हमसे क्या पूछ रहा है? अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है कहां पे? ठंडे एवं शुष्क में, ठंडे एवं नम में, गर्म एवं शुष्क में, गर्म एवं नम में। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ठीक है, ठंडा में रखेंगे नहीं तो बीज क्या हो, गर्म में अगर रखेंगे तो बीज क्या हो जाएगा। चलिए साइंस का यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम भी है इसमें? कोई प्रॉब्लम भी है? ये आंसर है, सही है, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित। ठीक है।
अब मैथ वाले सर आएंगे, ठीक है, मैथ वाले सर अब आएंगे, उनका अब है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए वर्षा जल वाला फिर से बता दीजिए। वर्षा जल का मतलब नहीं समझते हो? वर्षा जल कैसे बनता है? जैसे झील का पानी हुआ, समुद्र का पानी हुआ, या नदी का पानी है, वो क्या हो जाता है, वाष्पीकरण द्वारा ऊपर जाता है, फिर वही संघनन के रूप में नीचे आता है, ठीक है, तो वो सबसे शुद्ध होता है और उसका पीएच वैल्यू 5.6 होता है। कोई प्रॉब्लम? वर्षा जल ऐसे ही बनता है ना, बादल में तब्दील होता है, फिर वो बारिश होता है, जैसे अभी हो रही है ना। वही तो बता रहे हैं, जल का शुद्धिकरण रूप फिर से बता दीजिए, वही तो है वर्षा जल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें दूसरा भी आता है मगर कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट वाला नहीं समझे सर? बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित, बीज जो होता है किसी चीज का बीज हो, उसको अच्छे तरह से कहां पे रखोगे? अच्छे तरह से गर्म जगह पे रखोगे, वो खराब हो जाएगा। उसको आप लोग कहां, जैसे आलू का ही रखते हो बीज, वो कहां पे? तो स्टोरेज में रखते हो, कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। सर आ गए हैं, मैथ पढ़िए, हैंड ओवर कर रहे हैं, लीजिए सर। थैंक यू सर। मैथ में है ना सर? भाई चेक कर दो। क्या हाल चाल बउआ? ठीक ठाक। चलिए मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है कि 9584 से अगली बड़ी पूर्णांक वर्ग क्या होगा? बड़ी पूर्णांक वर्ग क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा बच्चे? अब बताओगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? सर जी इसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप चेक करोगे तो 100 तो हो जाएगा, लेकिन ये 96 किसी का नहीं होता है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसको चेक करते 25 तो हो जाएगा, और लेकिन 96 नहीं होगा, क्योंकि 96 और सुनोगे अगर इसमें 25 से भाग देते हो, 25 का 2 मल्टीपल 5 2 होगा, लेकिन 96 भी 96 25 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ध्यान सुनोगे, एक ही आंसर हो जाता है आपका ये, वो भी किसका होगा हम आपको बताते हैं कि ये 98 का स्क्वायर होता है। कैसे? तो 100 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो देखोगे लिख लोगे 2 कम 2 का स्क्वायर 0,4 होता है, और 98 में से 2 घटाओगे तो 96 आ जाता है। ये स्क्वायर निकालने का तरीका हुआ। बोलिए स्क्वायर सीखे या नहीं सीखे? कैसे निकाला जाता है स्क्वायर? एक बार फिर से बताते हैं। 100 से कम रहता है वो, उसकी बात हम चर्चा करते हैं। जैसे ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे, ये 9584 है। मान लीजिए कि अगर 97 का स्क्वायर निकालना है, तो देखोगे कि 100 से कितना कम है? सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 0,9 लिखोगे। हमेशा 2 अंक लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है। जितना कम है उतना और कम कर दो। 97 में से 3 कम करो, कितना हो जाएगा? 94, 94,09 ये होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये 98 का है। जैसे इसको निकाले वैसे इसको निकाले, ये 98 का स्क्वायर होता है 9604। चलिए बाबा आगे बढ़ेंगे। बोला 514 रुपया ए बी और सी में बांटे गए, जिससे ए बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है। ए को मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ए को बताना है। ए को क्या मिलेगा? अब सुनने का प्रयास करोगे, बताओ कितने हैं? तो ए है, बी है और सी है। चर्चा किया गया है कि ए से, सुनोगे, ए बी से 25% अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन मान लिखेंगे। 25/100 का मतलब 1/4,
जब अधिक की चर्चा करेगा तो नीचे से ऊपर जोड़ देना है। जैसे जिसमें 100 लगा, से लगा, किसमें से लगा तो बी अगर मानो 4 हुआ तो 4 से अधिक बोला गया, बी से अधिक कौन है, ए। तो बताओ 4 में 1 का अधिक करोगे तो ए की मान कितना हो जाएगा 5। जो बच्चे वहां से समझे बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं समझे वो बच्चे ऐसे समझोगे कि बी अगर 100 होगा तो इससे 25% अधिक 125। इसको काटोगे, अगर 20 से काटते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 25 से काटोगे, 25 चौके 100 और ये 5। तो देखो वही चीजें आ जाना है। तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शन मान से लिखते हैं, अगर ये 4 हुआ तो 4 में ये अधिक, ए की चर्चा किया गया कि ए 25% अधिक है, तो बी अगर 4 हुआ, बी से अधिक ए है तो 5 हो जाएगा। बोला गया सी से 20% अधिक है, और सी से 20% अधिक है कौन, ए। तो 20% की फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। सी अगर 5 हुआ तो 1 अधिक है कौन, ए की चर्चा हुआ। ये दोनों को सेम करोगे, ए को सेम करने के लिए आप जानते हैं रेशियो में पढ़ेंगे, इस 6 से ऊपर गुना कर देंगे, इस 5 से नीचे गुना कर देंगे। यहां 6 से किए तो यहां भी 6 से करना होगा, यहां 5 से किए तो यहां भी 5 से करना होगा। 6 पंचे 30, ए की मान 30 आ गया, बी की मान 24 आ गया और सी की मान 25 आ गया। 25 बच्चे बोला था ए को कितना मिलेगा, टोटल दिया गया है, कितना दिया गया है तो 5214 दिया गया है। अब यहां से टोटल जोड़ोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 2 5 2 7 79 हो जाएगा। बच्चे टोटल 79 यूनिट हुआ और क्वेश्चन के अनुसार 552 हुआ। आप मुझे बताने का प्रयास करोगे कितने टाइम्स में कटेगा। कौन बच्चे बताओगे 1 यूनिट की मान क्या होगा, बच्चे जल्दी से बताओगे 1 यूनिट की मान क्या होगा। 514 में अगर 79 से भाग दोगे तो आप मुझे बताओगे 1 यूनिट की मान क्या होगा। इसको काटोगे तो 66 होगा, देख लोगे 66 होगा। बच्चे बोला गया ए की मान क्या है, तो ए की मान कितना है 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट की मान निकालोगे तो 0 6 3 18 1 19 1980 हो जाएगा। आंसर क्या होगा। ऐसे भी देख रहे हो इसमें 0 लगा है तो 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, क्योंकि जब 30 की मान निकालोगे तो अंतिम अंक में हमेशा 0 ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो यही एक 0 है, ऑप्शन डी में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। लॉगरिथम की मान बताना है 10,000 का, तो सबसे पहले सीखने का प्रयास करोगे। लॉग का मतलब होता है ए पर पावर अगर m रहे और यहां पे a रहे तो ये पावर में जितना रहता है ये इधर आ जाता है। कहां आ जाता है, इधर आ जाता है। मतलब m इंटू लॉग a और एक्सपोनेंट अगर a है, सुनोगे तो बेस भी a है। दोनों का बेस अगर किसी भी लॉग में अगर दोनों का बेस और एक्सपोनेंट दोनों बराबर रहे तो ये 1 के बराबर होता है। जैसे a दोनों बराबर हो गया तो m इंटू 1 बराबर में m हो जाएगा। उसी तरीका से यहां देख रहे अगर बेस कुछ ना रहे तो समझ जाओगे बेस में 10 है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 10,000 को 1 2 3 4 इस पे पावर 4, इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग 4 लॉग। अगर एक्सपोनेंट आपका 10 है तो बेस कुछ नहीं रहता तो ये 10 ही होता है, तो इसकी मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। वहां लिखे 1 के बराबर होता है। 4 गुना 1 का मतलब 4 होता है। कुछ बातें आपको याद रखना है बच्चे। क्या कोई दिक्कत है बताओगे। बहुत बढ़िया बउआ, सभी बच्चे का आ रहा है, ये बताओगे। ये एक फार्मूला पे सेट होता है, याद रखोगे ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये ए क्यू और बी क्यू की मानो क्या मानो, तो सर जी 0.3 का क्यूब मानते हैं। तो देखो ए क्यू हो गया, ये बी क्यू माइनस में अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ऊपर में ए माइनस बी हो जाएगा, इंटू में इसको ए मान लिए, इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता। नीचे में क्या है, तो सर नीचे में ए स्क्वायर है, इसको हमने ए मान रखा था। इसको बताओगे आप, मुझे बताओगे ये क्या है, तो सर जी ये बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर का मतलब 0.3 है, 0.3 का स्क्वायर है मतलब बी का स्क्वायर है।
और ये दोनों अगर गुना करोगे 0.3 और 2.3 तो ए भी बनेगा। तो देख पा रहे हो ये दोनों कट गया, तो सीधा हमारा आंसर बच रहा है ए माइनस बी। इसका मतलब है ए को हमने क्या मान रखा है, तो 2.3 मान रखा है, बी को हमने क्या मान रखा है, तो 0.3 मान रखा है। ये घटाओगे तो आंसर सीधा सीधा हमारा 2 आएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ये फार्मूला बेसिस है, बहुत बेहतरीन है, फार्मूला बेसिस है, फार्मूला पे करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताएंगे, बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 690 875 को भाग देने पे प्रत्येक दशा में 10-25 शेषफल बचे। अगर अलग अलग शेषफल बचना हो तो 990 में जितना शेषफल बचाना है उसको घटा दो। उसके बाद 875 में कितना शेषफल बचाना है बुआ, 25 बचाना है। जितना शेषफल बचाना है, एक बार 10 शेषफल चाहिए मुझे, एक बार 25 चाहिए। तो जो संख्या दिया गया है इतना को कितना से भाग दोगे, तो जो शेषफल बचाना रहता है उसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करने का मतलब है घटा लो। तो जैसे आप इसको घटाओगे आप, तो ये हो जाएगा 680। इसमें से 25 घटाओगे आप तो 850 हो जाएगा। आप इसका बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, मतलब अब घटाने के बाद अब इसकी HCF निकाल लो। तो HCF होगा कितना हो जाएगा, आप देख रहे जीरो तो दोनों जगह है। ये 68 और 85 17 में आता है, 17 चौका 68, 17 पचे 85, तो ये 170 हो जाएगा। HCF आपका कितना होना है, 170 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, बताओगे बच्चे, कोई समस्या है? इस बार बिहार पुलिस की नौकरी ले लेना है, चाहे जो हो जाए, एकदम 100% जान जीव लगा दो और सफलता प्राप्त कर लो बुआ। और जैसे सफलता प्राप्त करोगे तो ये तो तय है, आपको भी पता है कि गांव समाज में आपकी रिस्पेक्ट पूरा का पूरा फुल्ली बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम मम्मी पापा का रिस्पेक्ट के लिए जो है आप ये काम जरूर करो, पूरा का पूरा जान झोंक दो आप। मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, मैथ का ज्यादा वेटेज नहीं रहता है, बहुत कम वेटेज रहता है, कम से कम 7 क्वेश्चन, और रीजनिंग में आपका जो है 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन मायने रखता है अगर सारे बच्चे मैथ्स का क्वेश्चन बहुत कम ही बनाकर आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन रहता है कभी तो अच्छे तरीका से बन जाएगा, कभी वो हिलेगा भी नहीं। तो दोनों तरीका का, लेकिन दोनों तरीका से आपको पढ़कर जाना है, छोड़ना क्वेश्चन नहीं है। रिजल्ट अगर लेना है तो थोड़ा मैथ पे काम करना पड़ेगा। बोला गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 200 मीटर की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। सुनोगे, जब एरिया में वृद्धि की बात करें, एरिया पूछे तो हमेशा याद रखोगे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। एरिया पूछे स्क्वायर करेंगे, वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम मतलब आयतन पूछे तो क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, याद रखोगे क्यूब करेंगे। तो सर जी बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 200% की वृद्धि हुआ, तो सबसे पहले 200% की फ्रैक्शन मान क्या होगा सर? 200% की फ्रैक्शन मान सर 200/100 करोगे तो 2/1। वृद्धि की बात बोले तो नीचे से ऊपर जोड़ दो, तब बढ़कर पहले 1 था, अब 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3/1 हो गया। जैसे वृद्धि की बात बोले, अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये समझो कि 200% का वृद्धि हुआ। तो आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, उसमें 200% की वृद्धि हो गया तो 100% पहले से और 200% तो बढ़कर हो गया 300%। तो 300% की फ्रैक्शन मान 3/1, 300/100 3/1। एरिया पूछा गया तो स्क्वायर कर दो, एरिया पूछा जाए तो स्क्वायर कर दो, तो 9/1। नीचे में प्रारंभिक मान होता है, ऊपर में प्रेजेंट वाली मान होता है, वर्तमान वाली मान। मतलब पहले एरिया हमारा 1 था, आज 9 हो गया। बताओ कितना बढ़ा सर? 8 बढ़ा। कहां से? 1 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, कितना हो जाएगा? 800% वृद्धि हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या हो जाएगा बुआ? सी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया चीनी के भाव में 60% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मदद में खर्च ना बढ़े। देखो, चीनी की
खपत में मतलब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाता है, भाव में वृद्धि हो गया। बोला कि कितना कम खाओगे जिससे कि चीनी की जो खर्च है वो ना बढ़े। कहने का अर्थ है, मान लो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर अब 100 रुपया, मार्केट 100 रुपया लेकर जा रहे हो प्रत्येक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज चीनी के मूल्य में 60% का वृद्धि हो गया, तो 100 रुपया खर्चा कर रहे थे, आज चीनी में का दाम हो गया 160 रुपया। तो बोलो आप चाह रहे कि खर्चा हमारा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, तो खर्चा ना बढ़े, आप तो 100 रुपया लेकर जा रहे हैं लेकिन चीनी की दाम हो रखा है 160। तो आप क्या करोगे, तो 100 रुपया का पत्ती दोगे दुकानदार को कि 100 रुपये ही मुझे खर्चा करना है। वो क्या करेगा, तो वो चीनी कम देगा। कितने का चीनी कम देगा, तो बोलोगे सर 60 रुपया का चीनी कम देगा। कहां से, तो 160 से। ये हमेशा जहां से दाम रहता है वहां से, और प्रतिशत लगाने के लिए बउआ 100 से गुना करोगे। अब अगर इसे काटते हो, ये कट गया। अब देखोगे 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा। 3/8 का मतलब होता है 3/8 गुना 100 करोगे तो 3/8 का मतलब होता है 37.5% को रिप्रेजेंट करता है। जो बच्चे नहीं जानते हो, इसको काटोगे 4 से तो ये 2 हो जाएगा, इसको 4 से काटोगे 25 हो जाएगा। 25 दिया 75, ऊपर में 75/2 करोगे तो 75/2 का मतलब 37.5% होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आंसर क्या हो जाना है, डी हो जाना है। अगर समझ में नहीं आए तो बोलोगे बुआ। बोला कि रवि की आय में 10% की कमी कर दी गई। देखो पहले उसकी आय मानो 100 था, आज 10% की कमी कर दिया गया 90। वही चीनी वाला ही क्वेश्चन है। बोला कि उसकी आय में पहले जितना लाने के लिए कितना % का वृद्धि करना होगा, मतलब ये 100 लाने के लिए कितना का वृद्धि करना होगा। कोई बच्चे बोला 10% का कमी करेंगे, 10% का वृद्धि करेंगे। ऑप्शन ए पहला जैसे मारोगे वैसे आपका गलत हो जाएगा, वैसे क्या होगा, गलत हो जाएगा। कभी ऑप्शन ए में मत मारोगे कि 10% का कमी किए तो 10% का वृद्धि करेंगे, कहानी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो सुनोगे, पहले वेतन 100 था, 10 की कमी कर दिया 90 हो गया, फिर कितना बढ़ाएंगे ताकि पहले जैसा हो जाए। सर 10 रुपए का वृद्धि करेंगे, कहां से, तो 9 से 90 से। हमेशा जो मूल्य हो जाता है ओरिजिनल वाले मूल्य ये हो गया है, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। 0 से 0 कट गया। 100/9 का मतलब होता है 11.1/9%। तो कमी होगा 10% का, लेकिन बढ़ाने की जब बारी आएगा तो 11 सही 1/9% का वृद्धि होगा। बच्चे आप कमेंट नहीं कर रहे हो, गलत बात है। आंसर कम से कम बताया करो। जब आप एग्जाम दिए हो तो आंसर कम से कम बताया करो। टेस्ट आप दिए हो ना भाई साहब, तो कम से कम तो टेस्ट दिए हो तो कम से कम आंसर दिया करो। थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, थोड़ा समय अभी आपके पास है, ठीक है ना। बस आपके लिए एक लाइन है कि माना चलती कठिन परीक्षा है, मेहनत मेरा हथियार है। माना चलती कठिन परीक्षा है, मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रण को तैयार है। आप तैयार हैं अभी। सर्व गमैया बांध न टूटे, सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए। सब्र गमैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। बस चंद महीना बाकी है, बन सिपाही लौटूंगा। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर बताओगे। 301 तथा 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली आपको जो है लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, सुनोगे तो सर डायरेक्टली इसको जो है लिख कर करना होगा। 301 के बाद डायरेक्टली एक अभाज्य संख्या आता 307, 307 के बाद 311, 311 के बाद 313, 313 के बाद 317, 319 नहीं, उसमें 7 से भाग लग जाएगा। 1 2 3 4 20 तक में केवल 4 अभाज्य संख्या है। कितना है, चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। देखोगे आप सबसे पहले आर्टिकल लिखोगे कि सर 10 आर्टिकल हम खरीदे हैं 10 रुपया में, कोई बात नहीं है। अब बोला गया है
कि 11 रुपए के भाव से 10 की दर से बेच दिया गया, मतलब 10 आर्टिकल 10 वस्तु हमने बेचा है 11 रुपए के भाव से, तो क्या लाभ या हानि होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना करोगे तो 10 गुना 10, 100 रुपया में खरीदे हैं, 11 गुना 11, 121 रुपया में बेचे हैं। बोलो 100 रुपये में खरीदे हैं, 121 में बेचे हैं, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 100 में 21 ज्यादा है, मतलब 21% का लाभ हो रहा है। आंसर क्या होगा, $319 होगा सर, 319 होगा, तो 319 नहीं होगा बउआ। 319 में आप 7 से भाग देकर देखो कटता है क्या, 7 चौके 28, 3 39, 7 से नहीं कट रहा है, ये और किसी से कटता है, देखो किसी न किसी से कट रहा होगा, कोई संख्या ऐसा है आप बताओ जिससे कट रहा हो। 319 कटता है, इकसठ का आंसर रॉन्ग है। कौन है 61? हम 61 तो पढ़ाए भी नहीं। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं, ये समाप्त हो गया है आपका। 61 का आंसर रॉन्ग है, 319 नहीं होगा बुआ। 92 फिर से, 92 में कुछ नहीं है। आप कह रहे सर 319, कैसे 319 हो जाएगा, आप 11 से भाग लगाओ तो नहीं लगेगा, 11 दूनी 22, 9 होगा 99, ये तो कट जा रहा है 11 से, तो 319 कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। आपको इसमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है बुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।